हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर आपका स्वागत है। साथ ही स्वागत है आपकी प्री के क्रैश कोर्स में या रिवीजन कोर्स में। और इसके अंतर्गत आपको बेसिक साइंस टेक को समझने के लिए बेसिक एक लेक्चर हमने डाला था, 200 लेक्चर हम डाल रहे हैं और उसके नोट्स ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं। और ये बेसिक वीडियो है, आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसको डेवलप करेंगे, इसके बाद आप करंट पढ़ सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये वीडियो पहले की बनाई बट काफ़ी हेल्पफुल रहे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, जरूर देखें। वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्प करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। आप सभी के सहयोग से ये चीज़ आगे बढ़ रही है और ये साइंस टेक का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप इसको जरूर अंत तक देखें। की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज इसके अगले चरण को देखते हैं। अब होता है, हम जो साइंस टेक है प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मेंस में भी इसके सवाल आते हैं, लेकिन जो ये नोट्स हम बेसिक पढ़ रहे हैं इसके साथ इनको करंट से जोड़ेंगे तो और बेहतर तरीके से हमारे समझ में आएंगे। लेकिन बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि ये चीज़ क्या होती है, उससे हमें करंट को समझने में आसानी हो जाएगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो स्टेम सेल है। स्टेम सेल क्या होती है? स्टेम सेल किसी भी चीज़ की, किसी भी शरीर की एक शुरुआती अविभाजित, यानी ये विभाजित नहीं होती, अविच्छेदित यानी विच्छेदित नहीं होती, कोशिकाएं होती हैं। यानी कि जो प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं जिनका जब तक विभाजन नहीं हुआ होता है, आपको पता है कोशिकाओं का विभाजन होता है, लेकिन जब तक इनका विभाजन नहीं होता तब तक अविभाजित रहती है। और साथ ही इसमें विभाजन होने की इनमें असीम क्षमताएं होती है। कितनी ही मात्रा में विभाजन, 1 के 2, 2 के 4, 4 को 8, 8 का 16, 16 का 32, इस तरह से कितनी ही मात्रा में विभाजित हो सकती है। और इतना ही नहीं, ये पूरे जीव अथवा कुछ कोशिकाएं पूरे जीव जैसे अपनी जैसी कोशिकाओं के निर्माण करने में भी क्या होती है? सक्षम। यानी कि पूरे जीव का निर्माण कर सकती है, पूरे शरीर का निर्माण कर सकती है और अपनी जैसे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करने की क्षमता रखने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं कहलाती है स्टेम सेल कोशिकाएं। अगर इनको देखें तो स्टेम सेल कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है टोटीपोटेंट और एक होती है प्लूरीपोटेंट। अगर हम देखें, जैसे मान लें आपको 2 चीज़ें होती है, तो जैसे अगर ये आएगा स्पर्म आता है कहाँ से? ये मेल से, और इधर से आता है क्या? एग। ये आता है फीमेल से। ये दोनों जब क्रियाएं करती हैं तो इसके बाद इनसे बनता है जाइगोट, और जाइगोट ही प्रारंभिक सेल होती है जो विभाजित होकर के आगे शरीर का निर्माण करती है, ऊतकों का निर्माण करती है ना, और एक पूरे जीव का निर्माण कर सकती है, विभिन्न प्रकार का विभाजित हो जाती है कई भागों में। तो इसमें उन्हें बोलते हैं स्टेम सेल। 3 चीज़ ध्यान रखना। पहली बात, ये शुरुआती होती है। दूसरी बात, ये अविभाजित होती है या अविच्छेदित होती है। और तीसरी बात, इनमें विभाजन की असीम संभावनाएं होती है। ठीक है ना? और इतना ही नहीं, ये एक शरीर का निर्माण करने में और एक शरीर की कोशिका ऊतकों का निर्माण करने में पूरी तरह क्या होती है? सक्षम होती है। अगर इसको देखें तो 2 प्रकार की होती है, टोटीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट। टोटीपोटेंट होती है वो शुरुआती कोशिकाएं होती हैं, इनमें सबसे शुरुआती कोशिकाएं होती हैं, इनमें भी वो टोटीपोटेंट होती है जो पूरे शरीर का निर्माण करने में सक्षम होती है। जैसे जाइगोट, आपको पता है जाइगोट एक भ्रूण होता है जिससे पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो ये जाइगोट है, एक तरह से क्या है? टोटीपोटेंट स्टेम सेल है जो पूरे शरीर का निर्माण करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा प्लूरीपोटेंट अगर हम बात करें तो प्लूरीपोटेंट 2 प्रकार की होती है, एक होता है मल्टीपोटेंट और एक होता है यूनिपोटेंट। इनका नाम है, ध्यान रखना, इसी चीज़ में आपको याद रखना है, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट। मल्टीपोटेंट वे कोशिकाएं होती हैं जो खुद से विभिन्न प्रकार की, जो कुछ प्रकार की कोशिकाएं निर्माण करने में सक्षम होती है। जैसे जो बोन मेरुरज्जु होती है, स्टोमेच होती है, ये कई प्रकार की अन्य कोशिकाओं का निर्माण करने में सक्षम होती है। और इसके अलावा यूनिपोटेंट कोशिकाएं वे होती है जो अपनी जैसी विभिन्न कोशिकाओं का निर्माण करने में सक्षम होती है। जैसे बाल, तो बाल क्या कट जाएंगे, इसके बाद पुनः आ जाएंगे। जैसे नाखून कट जाएंगे, पुनः आ जाएंगे। त्वचा अपना एक बार उछल दो, दोबारा आ जाएगी। तो अपनी जैसी नई कोशिकाओं का निर्माण करने में जो सक्षम होती है उन्हें बोलते हैं यूनिपोटेंट। मल्टीपोटेंट जो अन्य प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करने में सक्षम होती है, जैसे बोन मेरुरज्जु, ये स्टोमच की जो कोशिकाएं हैं उनके निर्माण में भी सहायक होती है दोनों। अगर इनको स्रोत के आधार पर देखें तो ये 3 प्रकार की होती है। एक तो भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं, एक जिनको बोलते हैं हम फोइचर सेल, और एक होती है वयस्क स्तंभ कोशिका। ध्यान रखना, ये
3 अवस्थाओं के आधार पर होती है। जब तक जाइगोट का विभाजन, जैसे एक जाइगोट है, उसको 2 एक सेल होती है, फिर 2 में होगा, फिर 4 में होगा, फिर 4 के बाद 16 में होगा, फिर 32 में होगा, ऐसे करके 5 से 12 सेलों तक जब तक इसका विभाजन होता है तो उसको बोलते हैं हम भ्रूणीय स्टेम सेल, ठीक है ना। और जब 512 से अधिक चली जाती है तो वो 512 के बाद की अवस्था होती है, और जब तक कि शरीर का निर्माण नहीं होता तब तक होती है पोइचर स्टेम सेल। और इसके बाद पूरा शरीर का निर्माण होता है, बच्चा जन्म ले लेता है तो उसको बोलते हैं वयस्क स्टेम सेल। ये इनका नाम है, इनको स्रोत के आधार पर बांटते हैं। यानी कि जो जाइगोट है वो एक सेल होती है और वो विभाजित होती है। विभाजित होने के बाद जैसे एक है, 1 से बन जाएंगे 2, 2 से बन जाएंगे 4, 4 से बन जाएंगे 16, ठीक है। तो इस प्रकार की जो सेल है उनका निर्माण होने की क्षमता रखती है। तो जब तक ये 5 से 12 तक इसका विभाजन होता है तब तक की सेलों को, तब तक कि इसके आकार को हम बोलेंगे भ्रूणीय। और 512 से लेकर के जब तक ये बच्चा बनता है तब तक इसको बोल देंगे पोइचर। और इसके बाद जब एक शरीर के जब जन्म ले लेता है बच्चा तो उसको पूरे को बोलेंगे हम वयस्क स्टेम सेल। तो देख लो स्टेम सेलों में कितनी क्षमताएं होती है, पूरे शरीर का निर्माण करने में ये पूरी क्षमता इसमें स्टेम सेल में पाई जाती है, इसलिए बोला जाता है स्टेम सेल। इनकी विशेषता क्या है? अविभाजित होती है, अविच्छेदित होती है और विभाजन की असीम संभावना पाई जाती है। वही टोटिपोटेंट और प्लूरिपोटेंट बताई दी है ना। अब ध्यान रखना एक चीज़, स्टेम सेल जो वयस्क स्टेम सेल की तुलना में भ्रूणीय स्टेम सेल प्राप्त करने में जिन नैतिक पहलुओं का सामना करना पड़ता है वो निश्चित ध्यान रखना। देखो स्टेम सेल अगर तुम किसी चीज़ का लेंगे, स्टेम सेल मैंने क्या बोला, एक तो भ्रूणीय स्टेम सेल जो प्रारंभिक अवस्था में होती है, और एक होता है शरीर के, जैसे मान लो मेरे शरीर है, मेरे बाल काट के ले लिया या मेरे शरीर का कोई अंग काट के ले लिया, कोई मतलब मेरे शरीर का कोई हिस्सा ले लिया, तो वो बुरी बात नहीं है क्योंकि उससे मेरा शरीर बना रहेगा, वो आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर मैं भ्रूण को, जाइगोट को अगर मैं यूज कर लूँ तो उससे वो नैतिक रूप से गलत है, क्योंकि वो जाइगोट एक मानव शरीर का निर्माण लेता है, एक जीव की हत्या हो जाती है। अगर भ्रूण को, अगर मैं जाइगोट को कहीं यूज कर लूँ या उसको अगर किसी प्रकार से उसको मैं अगर मार दूँ, उसको ख़त्म कर दूँ तो वो बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जाइगोट आगे जाके शरीर का निर्माण करता है। इसलिए भ्रूणीय स्टेम सेलों की हत्या करना मानव शरीर की एक हत्या के समान होता है, उनका वो नैतिक पहलू से रूप से गलत होता है, यही बात बोली गई है इसमें। स्टेम सेल के फायदे होते हैं, देखो स्टेम सेल विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं किसी एक जाइगोट से बनाऊंगा, अगर मान लो मेरी बॉडी में आज भी कोई प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब प्रॉब्लम आती है मेरे सेल में डिफेक्ट होने की वजह से, तो मेरा सेल डिफेक्ट हुई है तो मेरा अगर जो प्लेसेंटा होता है, जब मैं जन्म हुआ था उस टाइम जो नाड़ा अलग करता है, मतलब मदर और बच्चे को कनेक्ट करने के लिए जो होता है उसे प्लेसेंटा बोलते हैं। तो अगर किसी बच्चे का प्लेसेंटा अगर आज रिजर्व सिक्योरिटी से रखा हुआ है तो उसके आधार पर रिसर्च अनुसंधान करके उसके आधार पर पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे में किस प्रकार से विकास होगा, क्या बीमारी होगी। अगर कोई बीमारी होगी तो बच्चे की इस सेल का यूज करके बच्चे को क्या किया जा सकता है, बचा सकता है। तो विभिन्न प्रकार की जो रोग है उनको हम स्टेम सेल का प्रयोग करके हम बचा सकते हैं। जैसे मान लें किसी को अगर कोई मिर्गी आ गई, पागलपन हो गई, तो इसका मतलब उसकी न्यूरॉन्स वाली सेल खराब होगी। तो इसमें क्या है कि स्टेम नाम की जो सेल होती है, अगर उस व्यक्ति की वयस्क शरीर की पहले से अगर कोई सेल सुरक्षित रखी हुई है स्टेम सेल, तो उसका यूज उस न्यूरॉन्स में करके उस व्यक्ति को बचा सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की रोग है उनके इलाज करने में सहायक होती है। दूसरा, स्टेम सेल का आप दवाओं में परीक्षण कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे मेरी बॉडी के ऊपर किसी मेडिसिन का ट्रायल करना है, वैक्सीन का ट्रायल करना है, तो मेरी बॉडी का अगर कोई सेल निकालो, जो बेस्ट सेल को निकाल करके मैं उस पर ट्रायल कर सकता हूँ। अगर उस पर वो दवाई काम करेगी, इसका मतलब मेरी बॉडी में भी दवाई काम करेगी। तो इस प्रकार इसके अलावा स्टेम सेल से आगे होता है क्लोनिंग में प्रयोग किया जाता है। क्लोनिंग क्या होता है? सेम कॉपी। अगर मेरी भ्रूण की, मतलब अगर मान लें किसी के जाइगोट की एक कॉपी, जाइगोट विभाजित होकर के 2 कॉपी में बढ़ जाएगा, तो इसकी एक कॉपी अगर दूसरे भ्रूण में डेवलप की जाए, एक कॉपी इधर वाले भ्रूण में डेवलप की जाए, तो एक ये जीव बन जाएगा और एक ही जीव बन जाएगा। ये दोनों जीव हर तरह से एक होंगे, क्योंकि इनका जो प्रक्रिया हुई बनने की वो सेम हुई थी, वो एक ही जाइगोट के हिस्से थे। इसलिए जुड़वा बच्चे भी इसी प्रकार से पैदा होते हैं, क्लोनिंग के माध्यम से क्लोनिंग हो जाती है वो। तो इस प्रकार स्टेम सेल है विभिन्न प्रकार से आप बीमारी को इलाज करने में, क्योंकि इनसे क्या होता है कि स्टेम सेल आपकी बॉडी का कोई भी बीमारी होती है मुख्य रूप से स्टेम सेलों में दिक्कत आने से, मतलब इस जो सेल होती है शरीर की उसमें दिक्कत आने से होती है। तो स्टेम सेल उनको बदल करके उसको सही कर सकती है। लेकिन स्टेम सेल की हानि भी होती है। हानि क्या होती है कि जैसे दिल का छेद, कोई दिल का रोगी जिसमें दिल का छेद पड़ रहा है उसके दिल में,
तो उसकी इसका मतलब उसकी कोई स्टेम सेल होते हैं, उसको चेंज करते टाइम हम क्या होता है इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखता है कि स्टेम सेल के माध्यम से हम क्या करते हैं, क्रॉस ट्रांसप्लेशन करते हैं। क्रॉस ट्रांसप्लेशन मतलब एक व्यक्ति की स्टेम सेल ले लेते हैं और दूसरे व्यक्ति की स्टेम सेल में उसको ट्रांसफर करवाते हैं। इससे क्रॉस ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। और कई बार दूसरे व्यक्ति का शरीर उस सेल को लेने से रिजेक्ट कर देता है, जिससे हृदय संबंधी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है और ये तकनीक बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। एक होती है, इसमें आपने एक शब्द सुना होगा अपने हृदय में ये होती है, ये अपना हृदय का आकार है। इसमें एक होती है ये कॉर्नरी आर्टरी, इसको बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरी, जो हृदय के अंतर्गत होती है। और ये क्या करती है, रक्त को क्या करती है, अपने रक्त के द्वारा हमारे पूरे हृदय में क्या करती है, पोषण का काम करती है। उसको बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरी। और जब दिल के क्षेत्र में अगर रोगी में स्टेम सेल तकनीक का प्रयोग करके उसको किया जाता है तो ये कॉर्नरी आर्टरी नाम की जो सेल है, ये पूरी ये बनी हुई है, ये क्या करती है, सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने से इसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन वो कम हो पाएगा, और कम हो पाएगा तो पोषण भी कम जाएगा, इससे व्यक्ति धीरे धीरे कमज़ोर चलेगा और मर जाएगा। इसलिए इसके बाद आपने देखा होगा, जैसे मैंने टर्मिनेटर बीज की बात की। टर्मिनेटर बीज क्या होते हैं, टर्मिनेटर बीज वो होते हैं जिन बीजों में क्या होता है कि जैसे मान लें कोई बीज बनाया किसी कंपनी ने, अब मैं इनका बो दूँ, बोने के बाद इनका जो फल आएगा, फल को पुनः में बीज के रूप में नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं टर्मिनेटर बीज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कई बार कंपनियां क्या करती है, इन जीवों में ऐसे जीन डाल देगी इन बीजों में कि उनमें दोबारा रिप्रोडक्टिव क्षमता नहीं रहेगी। एक बार रिप्रोडक्टिव कर लेंगी, उसके बाद दोबारा रिप्रोडक्टिव नहीं कर पाएंगी, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटर जीन। इसमें क्या करती है कि कंपनी अपना लाभ करने के लिए, क्योंकि कंपनी बहुत रिसर्च और अनुसंधान करके कोई बीज बनाती है और बीज ना करके उसको किसान को बेच देगी बड़े महंगे मूल्य में। अगली बार वो किसान खुद ही बो करके उसको फसल होगी, उसी को बीज में यूज कर लेगा, तो कंपनी में कोई क्यों आएगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, टर्मिनेटर बीज बनाती है। और उसमें क्या है कि जो जीन रिप्रोडक्टिव करता है उस जीन को क्या कर देती है, नेक्स्ट क्रिया कर देती है। ये स्टेम सेल की पूरी कॉन्सेप्ट हो गई। इसके बाद होता है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या आता है कि अपने जनक की कार्बन कॉपी, एग्जैक्ट जेनेटिक रेप्लिका, जो अपना जनक होता है, जनक मतलब पेरेंट्स होता है, उसकी सेम टू सेम जेनेटिकली रूप से, ध्यान रखना ऐसा नहीं शरीर वरीर की रूप से, जेनेटिकल रूप से, यानी जीनों में भी, डीएनए में भी सेम कॉपी होती है, उसको बोलते हैं क्लोनिंग। और ये किसके माध्यम से होता है, अलैंगिक। इसमें कोई भी जो रिप्रोडक्शन प्रक्रिया है वो नहीं होती, जो निषेचन प्रक्रिया है वही नहीं होती, बिना किसी लैंगिक विधि के। लैंगिक विधि में क्या होता है कि ये स्पर्म आते हैं और ये एग आता है, ये दोनों क्रिया करते हैं, इसके बाद जाइगोट का निर्माण करते हैं और ये भ्रूण में जाता है, भ्रूण से ये विभाजित होकर के पूरे शरीर का निर्माण कर देता है। इस तरीके से लैंगिक, लेकिन क्लोन में कोई भी लैंगिक प्रक्रिया नहीं होगी, ये अलैंगिक विधि से होता है। अब कैसे होता है मैं बता देता हूँ, उसमें पूरी विधि क्या होता है। जैसे इसमें एक है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, एक होती है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। क्या होता है, सोमेटिक सेल बॉडी सेल होती है, ठीक है, और एक होती है सेक्स वाली सेल, जो मुख्य रूप से लिंग का निर्धारण करने वाली सेल होती है, जिसे रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं। तो वो क्या होती है, उस लिंगों का निर्धारण करने वाली होती है। तो अगर मान लें क्लोनिंग एग्जैक्ट कॉपी करता है, क्योंकि जीनों में और जेनेटिकली रूप से सेम होगा, इसमें क्या विधि होती है, जैसे मान लें भेड़ एक और भेड़ दो की हम लेते हैं। भेड़ एक की मैंने बॉडी सेल यानी कि सोमेटिक सेल दी। सोमेटिक सेल में से क्या किया, आगे होता है हर सेल के अंदर केंद्रक पाया जाता है, उसमें मैंने केंद्रक को सेल से अलग किया, इसकी सेल को अलग रख दिया, इसका केंद्रक लिया मैंने। केंद्रक को एक इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जो हमको होता है इलेक्ट्रॉनिक शॉट यानी कि उस पर तकनीक पर रखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक शॉट लगाए जाते हैं उससे क्या होता है, उसका विभाजित हो जाता है। विभाजन होकर के वो कई, पहले हमको होता है, उसके बाद विभाजन हुआ, विभाजन होकर के कई, एक का दो, दो का दो, ये क्या होता है, एक सेल होगी, सेल का हिस्सा होगा न्यूक्लियस, फिर इसका विभाजन करवाया जाएगा। तो इसको ब्लास्ट मुयर बोलते हैं, जब इसका बहुत ज़्यादा विभाजन होता है, 2 के 4, 4 को 8, 8 से 12। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद क्या किया जाएगा कि दूसरी भेड़ की अंडा से ली जाती है, यानी दूसरी भेड़ का एग सेल ली जाएगी। एग सेल लेने के बाद उसमें से उसके केंद्रक को हटा देंगे, इस केंद्रक को उस सेल के केंद्रक में जोड़ देंगे और फिर इस सेल को वापस क्या कर देंगे, इस दूसरी भेड़ के गर्भाशय में क्या है डाल देंगे, और इससे बच्चे मतलब जो है उसके गर्भाशय में पलेगी बढ़ेगी, और इससे क्या है कि एक नई प्रजाति का, नई जो पीढ़ी है उसका जन्म हुआ, और इसे बोलते हैं हम क्लोनिंग। इसमें देखो किसी प्रकार से निषेचन प्रक्रिया नहीं हुई, किसी प्रकार से कोई लैंगिक क्रिया नहीं हुई, और इससे क्या होगा, निर्माण हो गया किसका। दोबारा तो इसकी बॉडी सेल दी, बॉडी सेल में से हमने क्या किया, ये सेल है,
सेल में एक न्यूक्लियस होता है, इसने न्यूक्लियस इसको सेल को बाहर किया, इसका न्यूक्लियस ले लिया, ठीक है ना। और दूसरी बार भेड़ का क्या लिया, अंडाणु एग सेल ली है ना, जो लिंक का निर्धारण करती है। इसमें से क्या है कि सेल में से हमने न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया, सेल रखी, ये न्यूक्लियस है वो इसमें डाला और इसके बाद इसका विभाजन करवाया, इसके विभाजन करवा कर कई ब्लास्टोम बने और फिर इनको हमने क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया किसमें, उसके गर्भाशय में, भेड़ टू के गर्भाशय में। और इस भेड़ में से जो बच्चा पैदा होगा वो सेम टू सेम इस भेड़ की क्या होगी, एक तरह से इन दोनों की क्या होगी, कॉपी होगी, उसको बोलेंगे क्लोनिंग। इसको डेवलप किया है, आपको बताया सबसे पहले जो डॉली भेड़ है वो इसी प्रकार से बनी और इसको इयान बिलनेट नाम के एक जो स्काउटलैंड के जो वैज्ञानिक थे उसने जब डेवलप किया था। अब तक 50 से ज़्यादा जो भेड़ मतलब जंतु है उनका क्लोनिंग की जा सके, सेम टू सेम कॉपी बना सकिए, ये बात इसमें है ही। इसके बाद आपको बताएं कई प्रकार, जैसे गरिमा भैंस, गरिमा ये महिमा ये भैंस है, गौरव भैंस, ये सब प्रकार की क्या बनाएंगे, क्लोनिंग बनाए। जैसे मान लें ये क्लोनिंग, अब क्लोनिंग के भी कई प्रकार होते हैं, क्लोनिंग भी कई तरीके से की जाती है। एक होती है डीएनए की क्लोनिंग, एक होती है सेल की क्लोनिंग, सेल की क्लोनिंग अभी हमने पढ़ी। एक होती है शरीर की क्लोनिंग जिसे बोलते हैं चिकित्सीय क्लोनिंग। एक होती है पौधे की, जीव की, मनुष्य की, ये सारी क्लोनिंग आती है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। तो ये अभी प्रतिबंध रिप्रोडक्टिव अभी केवल जो सोमेटिक लेवल पर जो क्लोनिंग होती है वही अभी तक एक्टिव है, क्योंकि मनुष्य का निर्माण अगर क्लोनिंग के माध्यम से करने लग जाएगा तो प्रकृति के विरुद्ध हो जाएगा। तो एक तरह से ये चीज़ सही नहीं है। अब मानव क्लोनिंग को ध्यान रखना, ज़्यादातर देशों ने इसको प्रतिनिषेध कर रखा है, क्योंकि पहली बात तो ये अलैंगिक विभाजन से का परिणाम है। दूसरी बात क्लोन है, जो क्लोन से मान लें ये बन गया, मान लें कैसे बन गया, मानव से कैसे बनेगा, ये ए है और ये बी है। ए का क्या लिया मैंने, सेल ली, कौन सी सोमेटिक सेल ली, सेल में से केंद्रक बाहर निकाला और केंद्र क्या रखा, इसमें से बी का मैंने लिया, मान लें एग लिया, बी लेडीज कोई एग लिया, एग में से क्या करा, इसकी सेल में एग वो केंद्र को बाहर किया, सेल ली और इसके केंद्रक को इसमें डाला, तो इसको विभाजित करवाया, विभाजित करके इस बी नाम की महिला के गर्भाशय में डाल दिया। तो इससे क्या है, जो बच्चा पैदा होगा वो सेम टू सेम इसकी कार्बन कॉपी होगा, उसको बोलेंगे क्लोनिंग। इससे क्या नुकसान होगा कि पहली बात तो ये जो बच्चा बनेगा ये क्या है, कोई रिप्रोडक्टिव क्षमता हुई नहीं, कोई इनिशिएशन क्रिया होनी उससे बनता है, तो ये क्या अडॉप्ट नहीं कर पाएगा एक तो सेम टू सेम बॉडी को। दूसरा ये संक्रमण ज़्यादा रहेगा, उसका रीज़न क्या है, संक्रमण ज़्यादा रीजन रहने का रीज़न क्या होगा, इसमें आपको बता दूं, संक्रमण ज़्यादा रहने का रीज़न क्या है कि इसके अंतर्गत एक ही जीन इसके केंद्र किसका है, इसलिए इसमें सारे जीन हैं, क्योंकि जीन तो केंद्र में पाए जाते हैं, तो जीन इस ए व्यक्ति के होंगे, इस बी के नहीं होंगे, तो एक ही के जीन होने के कारण इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। आपको बताया पेरेंट्स के, नॉर्मल पेरेंट्स में क्या होता है कि दोनों के जीन आते हैं तो दोनों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए बच्चे की। लेकिन क्लोन के माध्यम से इसकी आयु बहुत कमज़ोर होती है, कम होती है। मानव क्लोन का दुरुपयोग किया जा सकता है, मान लें कॉपी बना करके इस तरीके से लैब में बच्चा बना करके उसको मतलब जो आत्मघाती हमले में या सीमा पर भेजा जा सकता है, इस प्रकार का मिसयूज किया जा सकता है। दूसरा क्लोन के माध्यम जो बच्चा होगा उसको भी दुनिया स्वीकार नहीं करेगी। तो इस आधार पर क्लोन पर जो यूनाइटेड किंगडम ने भी इस पर अब क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया है कि क्लोन के माध्यम से मानव का निर्माण नहीं किया जाएगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि चाइना ऐसा कर रहा है। इसके बाद होती है एक 3 पेरेंट्स बेबी, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट थेरेपी, MRTP। इसमें क्या होता है ये देखो, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम MRT को देखने से पहले हम इसको देखेंगे IVF को, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखना, निषेचन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कृत्रिम गर्भाधान होता है, एक तरह से कृत्रिम तरीके से गर्भाधान होता है। कैसे होता है कृत्रिम गर्भाधान से, इसमें क्या होगा, ये पिता है, मतलब ये तो हो गया पिता और ये हो गई माता, माता का लिया एग, पिता का लिया स्पर्म, ठीक है ना। ये दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया, इनको क्रिया कराई, निषेचन करवाया था और इससे क्या है जाइगोट का निर्माण हुआ। और इसी जाइगोट को फिर 2 बना, 2 का 4 बना, 4 बना, ब्लास्ट फॉरेस्ट बोलते हैं। जब इसको 500 बार तक पहुंच जाता है विभाजित होकर के, तो इसको ब्लास्ट क्रिस्ट बोलते हैं, ब्लास्टोक्रिस्ट। और फिर इसी ब्लास्टोक्रिस्ट को क्या करते हैं, महिला के गर्भाशय में डाल देते हैं और उससे क्या होता है कि महिला उस बच्चे को जन्म देती है ना, इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या दिक्कत होती है कि दिक्कत क्या होती है कि इसमें महिलाओं के एक तो सर्वाइलर कैंसर होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। और सर्वाइलर कैंसर को जांच करने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वो होता है
AB मैग्नीसुलाइजर, इसका नाम याद ज़्यादा ठीक है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर किसकी होती है, ध्यान रखना महिलाओं की होती है। और ध्यान रखना सक्सेस रेशियो अगर देखें हम इसका तो 40% तक है हॉस्पिटल में तो, और लैबों में 60 से 70% है। तो अभी प्रैक्टिकल में इसको ज़्यादा ला ही नहीं सकता क्योंकि इसका सक्सेस रेशियो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इनविट्रो में होता है कि ये माता पिता आप ही रहते हैं, सेम रहते हैं। इसके बाद होता है थ्री पेरेंट्स बेबी। थ्री पेरेंट्स में क्या होता है कि मान लें ये है स्पर्म यानी कि मेल का, और ये है एग, ये है फीमेल की। आपको पता है कि हमारे अंदर जो सेल होती है, सेल के अंतर्गत DNA, राइजोबियम, ये सब होते हैं, और साथ ही साथ में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि पूरे शरीर की ऊर्जा का निर्माण करती है, और इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल। अब मान लें किसी व्यक्ति के अंतर्गत इसका क्या हो गया, हमने क्या ले लिया, इसका स्पर्म ले लिया, स्पर्म लिया, केंद्रक लिया और उसको यहाँ डाल दिया टेस्ट ट्यूब में। इसके बाद इस फीमेल में एक कमी थी कि इसके बच्चा नहीं हो रहा। इसका फीमेल में कमी क्या थी कि इसकी माइटोकॉन्ड्रिया है फीमेल की, जो सेल के अंतर्गत इसकी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, वो डिफेक्ट थी, और डिफेक्ट होने की वजह से वो बच्चे उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जैव रासायनिक क्रिया वो नहीं कर पा रही थी। इसको बोलते हैं लेग सिंड्रोम, जो लक्षणों का समूह होता है, लेग सिंड्रोम की इसकी बीमारी हो गई थी। अब क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे, इस महिला के से क्या करेंगे, हम सेल लेंगे और केंद्रक बाहर निकाल देंगे जो डिफेक्ट होगा, और क्या करेंगे, इसके साथ क्रिया कराएंगे, और इधर एक दूसरी महिला का एग लेंगे जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसकी माइटोकॉन्ड्रिया को इसमें डाल देंगे, तो ये सेम हो गई। और इसके बाद इसका क्या करवाया जाएगा, निषेचन, मतलब इसका फर्टिलाइजेशन करवाया जाएगा। ध्यान रखना, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्ट है, इसलिए किसी दूसरी महिला के एग की माइटोकॉन्ड्रिया निकाल करके इसमें डाल दी जाएगी। फिर इसको जाइगोट, इसको क्या करवाया जाएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी में। टेस्ट ट्यूब जो प्रोसेस है, उस टेस्ट ट्यूब प्रोसेस के अंतर्गत इसका क्या किया जाएगा, फर्टिलाइजेशन किया जाएगा, और इसके बाद जाइगोट का निर्माण होगा। और जाइगोट का निर्माण होने के बाद ये माँ इसको गर्भाशय में पुनः डाल देगी, इसके गर्भाशय में डाल दिया जाएगा, क्योंकि इसके गर्भाशय में इसका निर्माण नहीं हो पाएगा इसलिए। तो इसमें क्या है, 3 पेरेंट्स हैं, क्योंकि इसकी भी माइटोकॉन्ड्रिया आ गई, इसका मतलब इसके भी DNA होगा, इसका भी DNA होगा, इसका भी DNA होगा, क्योंकि DNA क्या पाया जाता है, सेल में पाया जाता है, जो इन्होंने यूज किया है। तो इसको बोलते हैं 3 पेरेंट्स हैं, जो बच्चा पैदा होगा 3 पेरेंट्स का होगा, इसका इसका इसका। जबकि जो मैंने ऊपर ये विधि बताई थी, ये सैरोगेसी होती है। सैरोगेसी में क्या होता है कि जैसे इसमें क्या होता है कि ये मेल है, ये एक पेरेंट्स है, और पेरेंट्स में ये मेल है और ये फीमेल है। अब इन दोनों की क्या हुआ था कि इन दोनों की जो बॉडी है, दोनों की जो महिला है, ये महिला बच्चे को जन्म देने की क्षमता नहीं रखती, क्योंकि इसका जो गर्भ है या अर्थ की जो बच्चेदानी है वो इस लायक नहीं है कि बच्चे को जन्म दे सके। इसलिए ये क्या करेंगे कि ये क्या करेंगे, कृत्रिम, पहले तो इन मिलिटरी फर्टिलाइजेशन होगा। कैसे होगा कि ये अपना क्या देगा, स्पर्म देगा, और ये अपना एग देगा, और इन दोनों को टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। इसके बाद इसका जाइगोट का निर्माण होगा, उसका विभाजन होगा। विभाजन होने के बाद तीसरी लेडीज होगी कोई, इस तीसरी लेडीज के गर्भाशय में इसकी एंट्री करवा दी जाएगी, और ये इसका गर्भाशय है, इसकी जो बच्चेदानी है उसका यूज बच्चे के जन्म के लिए किया जाएगा। और फिर जब ये बच्चा पैदा होगा तो बच्चा जेनेटिकली रूप से, ध्यान रखना, इनको जाएगा क्योंकि जीन इनके हैं, लेकिन सोमेटिक रूप से इसके पास जाएगा क्योंकि इसने भरण पोषण किया है। इसको बोलते हैं हम सैरोगेसी, जो बहुत करते हैं आजकल। तो इसको बोलते हैं सैरोगेसी। और सैरोगेसी में क्या होता है कि सैरोगेसी को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए रेगुलेट करना ज़रूरी है क्योंकि सैरोगेसी का मिसयूज होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जैसे गरीब महिलाएं, तो गरीब महिलाओं को इसमें एक बिजनेस बना दिया जाएगा कि क्या करता है, अमीर लोग है वो क्या आपको बताए, महिला जब बच्चे को शरीर देती है तो उसको बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है, और उसकी शरीर को भी मतलब जो उसका शरीर का ग्लैमर है वो भी कमज़ोर होता है। तो कई बार उच्च परिवार की अमीर भर की जो महिलाएँ क्या करेंगे फिर इससे कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से सरोगेसी करवाएंगी, और उसको कुछ पैसे दे करके और फिर उससे बच्चे को ले लेंगी। इससे नुकसान क्या होगा कि एक तो उस महिला का, जिस गरीब महिलाएं उनके लिए बिजनेस बन जाएगा, तो उनके शरीर को नुकसान पहुंचेगा, और जो उनका पति वो बार बार दबाव बनाएगा इस प्रकार करें क्योंकि उनको रुपये मिलेंगे इससे, तो महिलाओं का बहुत ज़्यादा शोषण होगा और उसके हेल्थ पर, उसकी सुरक्षा पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। इसलिए इसको ज़्यादा रेगुलेटिंग करने की बात की गई है, और उसका उद्देश्य ये रखा था कि सरोगेसी का उपयोग है वो केवल परोपकारी हितों में होना चाहिए, न कि इसको बिजनेस के रूप में किया चाहिए। परोपकारी हित का मतलब है कोई बच्चे, माता पिता है 5-10 साल से उनके बच्चे नहीं हो रहे, उसमें महिलाओं में कुछ कमी है, ऐसी स्थिति में उसकी सरोगेसी कोई महिला ले सकती है। लेकिन उसमें यह शर्त थी कि महिलाओं की सारा खर्चा वो देगा, लेकिन इसके बदले महिला किसी प्रकार कोई पैसा नहीं लेगी।
तो इस प्रकार इसमें एक्ट में अमेंडमेंट होता रहता है। करंट में देखें कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, हाल ही में एक सरोगेसी को लेकर के अमेंडमेंट हुआ है, तो वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद होता है बेकार। बेकार मतलब बीमारी। जैसे बीमारी कई प्रकार की होती है, एक होती है डाउन सिंड्रोम, है ना, और ये एक होती है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का मतलब है, इसको डाउन सिंड्रोम मतलब गुणसूत्रों में, यानी कि आपको पता है हमारे शरीर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। तो अगर ये एक चीज़, एक मिनट ठीक है, तो यहाँ बेकार पढ़ेंगे। बेकार मतलब गुणसूत्रों, किसी जीव के अंदर का निश्चित गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन उन गुणसूत्रों में किसी प्रकार कम ज़्यादा या उनमें किसी प्रकार का जो डिफेक्ट पाया जाता है, उससे होने वाले जो रोग होते हैं वो गुणसूत्रीय जनित रोग होते हैं, जो गुणसूत्रों डिफेक्ट वजह से होते हैं। जिसमें एक होता है डाउन सिंड्रोम नाम का रोग। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21 ट्राइसोमी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो मानव होगा उसमें 21 गुणसूत्रों का जोड़ा पाया जाता है, जबकि नॉर्मली मानव में गुणसूत्रों का जोड़ा होता है 23 का। इसकी वजह से इसमें क्या होता है कि इसको मंगोलिज्म नाम इसलिए जाता है क्योंकि इसमें बच्चे की जो शक्ल है वो मंगोलियन जैसी दिखाई देती है, और ये फीमेल और मेल दोनों शिशुओं में रोग होता है। इसमें क्या होता है, जो ऑटोसोम होते हैं जो 22, इनमें डिफॉल्ट होता है। तो ऑटोसोम नाम के गुणसूत्रों में गड़बड़ी के कारण ये रोग होता है डाउन सिंड्रोम। कौन से में, ऑटोसोम में। इससे क्या है कि जो शिशु नॉर्मल शिशु में होता है, तो इसमें बच्चे का या तो मुँह खुला रह जाता है, या उसके मुँह से लार निकला रहता है, या शरीर की तुलना में उसका सिर बहुत भारी हो जाता है, जीभ बहुत नुकीली और सांप की तरह हो जाती है, बच्चे का मानसिक विकास ज़्यादा नहीं होता। ऐसे बच्चे ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाते, और जिसका चेहरा मंगोलियन दिखाई दे जाता है, इसको मैंगोलिज्म नाम का भी रोग भी कहते हैं, कि इसको डाउन सिंड्रोम को, जो किसकी वजह से होता है, सोमेटिक या ऑटोसोम नाम की जो सेल है उनमें पाए जाने वाले गुणसूत्र हैं, उनमें गुणसूत्रों के ऑटोसोम जो ग्रुप है उनकी कमी पाए जाने की वजह से ये रोग होता है डाउन सिंड्रोम का। इसके बाद होता है एक क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम। ये होता है रिप्रोडक्टिव जो गुणसूत्र होते हैं, जो सेक्स वाले डिसाइड करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं, उनमें कम ज़्यादा की वजह से होते हैं। तो क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम के अंतर्गत जो गुणसूत्र, नॉर्मली आपको पता है एक मेल में गुणसूत्र होंगे 44 + XY, और एक फीमेल में गुणसूत्र होंगे 44 + XX। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें एक X गुणसूत्र पुरुष में अधिक पाया जाता है। तो X गुणसूत्र होने की वजह से उसमें महिला वाला गुण आ जाएगा, इसलिए पुरुष रहकर भी पुरुष नहीं रह पाया जाता। और इसमें पुरुष के अंग ज़्यादा कम अल्पविकसित रहते हैं, और स्त्रियों के गुण भी उसमें पाए जाते हैं, लेकिन नहीं तो पूरी तरह स्त्री रह पाता है, नहीं पूरी तरह वो पुरुष रह पाता है। उसको बोलते हैं क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। एक होता है गाइनोमेट्रिया, ये मुख्य रूप से इससे अलग होता है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में। इसमें क्या होता है कि उस पुरुष की ब्रेस्ट हो जाती है, उसकी मूंछें, दाढ़ी आदि भी उसके आने लग जाती है, और उसका ब्रेस्ट भी बढ़ जाता है, मतलब ये होता है। तो इससे भी एक तरह की चीज़ें होती है, उसको बोलते हैं गाइनोएकोमेस्टिया नाम की जो बीमारी होती है वो होती है। और क्लीनेफेल्टर थोड़ा अलग होती है क्योंकि इसमें X गुणसूत्र की अधिकता पाई जाती है। टर्नर सिंड्रोम, इसमें ये स्त्री में होता है। सामान्यतः इसमें किसी स्त्री में X गुणसूत्र कम पाया जाएगा। अब स्त्री में जैसे मान लो नॉर्मल स्त्री में क्या पाया जाता है X, लेकिन इसमें गुणसूत्र पाया जाएगा 44 + X। अब X गुणसूत्र कम पाने की वजह से उसमें स्त्री के सारे गुण हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगे, वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, और इससे उसका मासिक चक्र हो भी सकता है, मंथली साइकिल नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो स्त्री क्या जाती है, बांध रह जाएगी। सुपर मेल कब होता है, ये तब होता है कि मान लें जैसे 44 + XY, इसमें 22 गुणसूत्र है उसकी, किसी पुरुष के अंतर्गत नॉर्मली 44 + XY पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत उसमें 22 गुणसूत्र है उसकी अधिकता पाई जाती है। तो उसमें पुरुषवादी गुण है वो ज़्यादा पाया जाता है, और साथ ही उसकी बॉडी बहुत स्ट्रिक्ट होती है, और वो विभिन्न प्रकार की गुस्से वाला होता है, आदमी सेक्सुअली ज़्यादा वो इंटरेस्टेड होता है, अपराधी प्रवृत्ति का होता है, तो वो होता है सुपर मेल सिंड्रोम। एक होता है सुपर फीमेल का मतलब नॉर्मल 44 + XXX, 44 + XXX, यानी कि इसमें महिलाओं में X गुणसूत्र है उनकी ज़्यादा संख्या पाई जाती है। तो महिलाओं में महिलावादी गुण बहुत ज़्यादा होगा, वो बहुत ज़्यादा फीमेल, बहुत ज़्यादा इमोशनल होगी, हाइपर सेंटेंस होगी, हाइपर इमोशनल होगी, और वो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होगी। तो ये अब तक जो रोग पड़े थे गुणसूत्र में कमी की वजह से, गुणसूत्रों की कमी वजह से हुई, चाहे गुणसूत्र ऑटोसोम हो, चाहे वो गुणसूत्र सेक्स वाले हो, उसमें कमी की वजह से ये रोग हुए। अब हम पढ़ेंगे गुणसूत्रों के अंदर जो पाए जाने वाले जीन है, उसमें भी तो कई बार क्या हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है।
तो जीन में जब कोई अचानक परिवर्तन हो जाता है तो उसे उत्परिवर्तन बोलते हैं, और उसमें होने वाली गड़बड़ी से जो रोग उत्पन्न होता है वो जीन ये उत्परिवर्तनता की वजह से होते हैं। इसमें एक होता है ऑटोसोम, जो गुणसूत्र के अंतर पाए जाने वाले जीन में परिवर्तन की वजह से होने वाले रोग, और होता है सेक्स क्रोमोसोम, पाए जाने वाले जो गुणसूत्र है उनके अंदर पाए जाने वाले जो जीन है उसमें होने वाले डिफॉल्ट की वजह से होने वाले। देखो जीन क्या होता है, जीन है उसमें प्रोटीन होता है, इससे वो क्या करता है, गुण का निर्धारण करता है। लेकिन जब इसमें प्रोटीन नहीं होता तो क्या करेगा, गुण का निर्धारण नहीं करेगा, तो गुण का निर्धारण नहीं करेगा तो फिर उसमें कोई ना कोई डिफॉल्ट उत्पन्न हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें फिनाइल कैटोन्यूरिया, ध्यान रखना इस रोगों का नाम याद जरूर रहना चाहिए। फिनाइल कैटोन्यूरिया क्या होता है, ये बच्चों में होता है पहली बात तो एंजाइम की कमी से, और आपको पता है एंजाइम की सप्लाई जीन करते हैं। जब जीन में एंजाइम, इसमें एंजाइम प्रोटीन का बना एक जैव उत्प्रेरक होता है तो वो निर्माण नहीं होता, तो ऐसा बोलते हैं कि आल एंजाइम है वो जीन किससे बने थे, प्रोटीन से। लेकिन राइजोबियम नाम का जो एंजाइम है वो प्रोटीन से नहीं बना होता, ठीक है ना। और ऐसे बच्चे में जब आपको बताया प्रोटीन नहीं होने की वजह से एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता, और एंजाइम का निर्माण नहीं होने की वजह से बच्चे में ये रोग हो जाता है। ऐसे बच्चे में चलने में और बोलने में दिक्कत आती है और सामान्यतः समय पूर्व मर जाते हैं। लेकिन ऑटोसोम के गुणसूत्र जीन है उनमें होने वाले परिवर्तन की वजह से होते हैं। एक होता है एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया ये भी एंजाइम की कमी से होता है, और एंजाइम मतलब जीन में जीन का निर्माण नहीं होगा, एंजाइम कमी हो जाएगी। तो इसको ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे के जो यूरिन में होमोगनिस्टिक नाम का एक एसिड मिला होता है, और जैसे ही वो बच्चा यूरिन करता है तो उसका जो यूरिन का जल जैसे ही ऑक्सीजन के रूप में ऑक्सीजन से बाहर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो उसका रंग ब्लैक हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज। इससे ग्रसित बच्चे जो यूरिन के लिए जाता है तो यूरिन के साथ बाहर आता है कौन सा, होमोगनिस्टिक एसिड, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उसका यूरिन क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। ये होता है एल्केप्टोन्यूरिया में। इसके बाद आता है एक सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये भी एंजाइम की कमी से रोग होने वाला है। एंजाइम का नाम आया तो इसका मतलब ये प्रोटीन वाला हो गया, और प्रोटीन का मतलब आ गया जीन वाला हो गया, क्योंकि जीन प्रोटीन प्लस एंजाइम से बने, प्रोटीन होती है जीनों में। तो इसमें क्या होता है कि आपको पता है शरीर में आरबीसी का आकार सिकुड़ जाता है, और आरबीसी का आकार सिकुड़ जाएगा तो ऐसे व्यक्तियों में हीमोग्लोबिन की कमी पड़ जाएगी, और हीमोग्लोबिन की जैसे कमी पड़ेगी तो व्यक्ति रोग, उसमें क्या होगा कि एनीमिया हो जाएगा, उसको रोग मतलब ब्लड की कमी हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं हम कौन सा, सिकल सेल, क्योंकि जो सेल होती है वो सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ जाने की वजह से हीमोग्लोबिन ज़्यादा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, और इसका मतलब आरबीसी का आकार सिकुड़ने की वजह से हीमोग्लोबिन को ज़्यादा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगी, और जब हीमोग्लोबिन नहीं जा पाएगा तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, मतलब ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो उसके बाद आपको पता है वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालेगा, और इससे व्यक्ति में रोग की कमी, मतलब व्यक्ति में क्या हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, उसे बोलते हैं एनीमिया नाम का रोग हो जाएगा। एल्बिनिज्म नाम का क्या होता है, त्वचा का रंग इसमें काला, बालों का रंग और स्वरूप है वो सब बहुत ही ज़्यादा अलग अजीब हो जाते हैं, चितकबरे हो जाते हैं, छपे छपे हो जाते हैं, तो वो भी क्या है, ऑटोसोम के जीन में कमी से होने वाले रोग है। इसके बाद आता है अब आपको सेक्स क्रोमोसोम के अंतर्गत जो जीन पाए जाते हैं उनमें भी कई प्रकार की ये चीज़ें होती हैं। तो एक होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि इसमें ग्रस्त व्यक्ति है वो उसका ब्लड है जल्दी से जम नहीं पाता, ब्लड का थक्का नहीं जम पाता, जैसे कट गया, जैसे मान लो नॉर्मल व्यक्ति कट जाता है एक टाइम के बाद ब्लड का थक्का जम जाता है। इसमें क्या, हीमोफीलिया में कोई व्यक्ति कट जाता है तो उसके बाद अगर कोई व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है तो इसमें क्या होगा कि उस व्यक्ति के अंदर का ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, तो ब्लड कंटिन्यू निकलता रहेगा, इससे व्यक्ति क्या है, मर जाएगा। ये सबसे पहले आपको पता है इसको ब्लीडर रोग के नाम से जाता है, क्योंकि इसमें ब्लड कंटिन्यू निकलता रहता है, और सबसे पहले इंग्लैंड की रॉयल फैमिली में पाया जाएगा, इसलिए इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। और अब मैंने क्या बोला, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम होता है इसलिए सेक्स क्रोमोसोम वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ऑटोसोम जीन नहीं जानते, क्योंकि ऑटोसोम तो शरीर का निर्माण करते हैं, ये लिंग का निर्माण करते हैं, ये दूसरी जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम का ट्रांसफर होता है, इसलिए आनुवंशिक रोग है। लिंग गुणसूत्र पाए जाने की वजह से जीन की एक्रिय, या इसमें क्या होता है, लिंग गुणसूत्र में जो जीन पाया जाता है उसमें किसी प्रकार का निष्क्रियता पाई जाती है, उसकी वजह से हीमोफीलिया हो जाता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक केस लेते हैं हम कि मान लें ये पुरुष है एक्स वाई, तो एक्स वाई वह पुरुष यानी मेल ऐसे किसी प्रकार का रोग भोग नहीं है। लेकिन अगर महिला की बात करें तो महिला एक्स एच और एक्स एच और एक्स एच हुई, इसका मतलब महिला क्या है,
उसकी बहाक हुई। देखो अब देखो मैं दो चीज़ कर रहा हूँ इसमें, ये पूरा क्रिया करी मैंने, ये पूरी क्रिया करी, ये मान ला एक्स बाई ले ली, ये तो हो गया कौन सा फीमेल, और ये हो गया एक्स एच और एक्स एच। ध्यान रखना एक्स एच और एक्स एच, अगर एच किसको इंडिकेट करेगा, हीमोग्लोबिन को, एक्स के ऊपर एच लगा है और एक्स के ऊपर एच लगा है, इसका मतलब महिला रोगी है। 44+ तो हो ही जाएगा, हाँ वो है, इसका मतलब महिला रोगी है। और अगर एक्स एच और एक्स लगा हुआ है, मतलब दोनों के ऊपर जो हीमोग्लोबिन नहीं है, दोनों गुणसूत्र के अंतर्गत एक के गुणसूत्र, तो इसका मतलब महिलाएं बाहक। तो ध्यान रखना हीमोग्लोबिन में महिलाएं हैं, हेमोफीलिया में महिलाएं बाहक के रूप में काम करती है। अब इसमें मैं क्रिया करूँ इसके साथ ये, इसके साथ ये, तो देखो एक्स एच, इसमें होगा एक्स एच और एक्स, इसमें होगा एक्स एच और एक्स, इसमें होगा एक्स एच और बाई, इसमें होगा एक्स एच और बाई। तो देखो ये इसमें महिला क्या हो गई, बाहक, इसमें महिला क्या होगी, बाहक, और ये फीमेल हो गया इसमें रोगी, और मेल हो गया इसमें रोगी, क्योंकि एक्स बाई मेल में होता है इसलिए हो गया रोगी। इसको दोबारा एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ, कलर बदल के, जैसे जैसे ये हो गया, मतलब कोई एक लड़का और जिसकी माँ ये है, तो लड़का क्या हो गया, मान लो मैंने लड़का कर दिया एक्स एच और बाई। एक्स एच का मतलब है ये गुणसूत्र डिफ़ॉल्ट है, ये जीन गुणसूत्र है, और उसकी माँ है मान लो वो है एक्स, माँ रोगी है। अगर बाहक होती तो दोनों एक्स पर एच नहीं होता, एच इंडिकेट टू होमोफीलिया। अब इनमें मैं क्रिया कराऊँ, मान लो इन दोनों निश्चित होता है, इनसे जो बच्चा या पुत्र पुत्री होंगे तो कैसे होंगे, तो एक्स एच इंटू एक्स एच, इसका ऐसे कराएंगे एक्स एच इंटू बाई, इसका ऐसे कराएंगे तो एक्स एच इंटू एक्स एच, ठीक है ना, मतलब एक्स एच और एक्स एच हो गए, और इससे कराएंगे एक्स एच और बाई। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसके अंदर इनकी जो लड़की होगी वो पूरी तरह रोगी होंगी दोनों, और लड़का होगा वो दोनों भी रोगी होंगे। इस प्रकार की पेरेंट्स से होने वाली संतान भी रोगी होगी। इसको बोले गए हमने हीमोफीलिया। इसके बाद आता है कलर ब्लाइंड, जिसमें क्या होता है कि इसमें भी व्यक्ति के जीन गुणसूत्र हैं, लिंग गुणसूत्र में कमी की वजह से होता है। इसमें व्यक्ति कलर को नहीं आइडेंटिफिकेशन करवा पाता है ना, क्यों, क्रॉस इनहेरिटेंस पद्धति बोलते हैं, क्योंकि इसमें वो कलर का आइडेंटिफिकेशन नहीं करता। इसमें इसे वर्णधानता भी बोलते हैं, और सेम वही प्रोसेस है जो सेम होती है, वही प्रोसेस इसके माध्यम से होती है कि अगर मान लो कोई एक्स सी और एक्स सी है तो ये महिला रोगी है, एक्स सी और एक्स है इसका मतलब महिला भाग है, और एक्स सी और एच है इसका मतलब पुरुष रोगी है। पुरुष इसका भी भाग नहीं होता, इसका भी भाग महिला होती है। इसके बाद आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अगर मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करूँ तो डिस्ट्रॉफी जीन है एक, उसमें गड़बड़ी की वजह से होता है, जिससे मांसपेशियाँ अत्यधिक जल्दी से नष्ट होने लग जाती है। और जब आपको पता है व्यक्ति जब मांसपेशी नष्ट हो जाएंगी तो व्यक्ति समय से पूर्व मर जाएगा, तो वो भी किस में वजह से होता है, ऐसी जो सेक्स गुणसूत्र है उनके जीन में किसी प्रकार के डिफॉल्ट है उसकी वजह से होता है। इसके बाद आता है नाइट ब्लाइंड। देखो ब्लाइंडनेस के दो कारण होते हैं, एक तो होता है विटामिन ए की कमी, जिससे व्यक्ति को जीवन काल जो व्यक्ति के जन्म से मिल जाती है, और एक होती है जो जीवन काल में मिलती है। विटामिन ए तो आपको पता है आप खा पी कर सकते होती है, आपको आपका जन्म के बाद मिलता है, और इसका अंतर्गत ये बीमारी तो विटामिन ए की वजह से होती है एक तो, लेकिन एक जीन में गड़बड़ी की वजह से होती है, और जीन में गड़बड़ी वंशानुगत होती है, तो वह आपको जन्म से मिलती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के रोग हुए। इसके बाद हम एक और चैप्टर को पढ़ेंगे, नहीं अब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जीन चिकित्सा का, तो इसको बाद में देखेंगे। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू। समझ में नहीं आया ज़रूर पूछ लेना एक एक चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप भी खुद भी देख लेना ऐसा करके कि जैसे मान लें अगर कोई ये क्या करा है क्वेश्चन, इसी को ना वर्णधारा थे भाग स्त्री। अब स्त्री भाग है तो कैसे होगी, एक्स सी इंटू एक्स का विवाह किसी पुरुष से हो जाता है, और पुरुष क्या है, रोगी है, तो पुरुष का विवाह इसका हो गया एक्स सी इंटू बाई। अब इनकी क्रिया कराएं से होने वाला बच्चा कैसे होगा, एक्स सी ये हो गया एक्स सी और बाई, ये से करेगा तो एक्स सी और एक्स, और ये से करेगा तो एक्स सी बाई। तो ये दो तो इनके बच्चे होंगे कौन से, रोगी, और एक इनकी लड़की होगी रोगी, और एक इनकी लड़की होगी बाहक। इसका मतलब रोगी होंगे 50 सामान्य रूप से, अच्छा ये हो गए, तो सामान्य रूप से क्या हो गया, एक होगा। तो इस प्रकार हम इस पर क्रिया करवा सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।